अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी सरकार भी डीआरडीओ की एंटी कोविड 2 डीजी की दवा मंगाएगी। इस संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दवा मंगाने के लिए केंद्र को पत्र भेजने के निर्देश भी दे दिए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना से लड़ने के लिए सोमवार को 2 डीजी दवा लॉन्च कर दी है। आपको बता दें कि डीआरडीओ की 2 डीजी दवा का वितरण केंद्र सरकार के स्तर पर ही सुनिश्चित होगा। केंद्र सरकार से 2 डीजी के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति फिलहाल मिल चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए अब मजबूर करना पड़ेगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना ही होगा, जिससे इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी से निपटने के कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं को परखने के लिए लगातार सूबे के जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रही है। अकेले मेरठ मंडल में ही 35 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका ज्यादा है, लिहाजा प्रत्येक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक पीडियाट्रिक आईसीयू जरूर बनाया जाए। इस बात के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं बुलेटिन की शुरुआत से पहले ग्लोबल टेंडर का जिक्र हुआ था। यूपी की योगी सरकार ने वैक्सीन के लिए जो ग्लोबल टेंडर निकाला है, उसमें अब दुनिया की और भी वैक्सीन निर्माता कंपनियां भाग ले सकती हैं। इसके लिए कई नियमों में ढील दी गई है, परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही और आसान इनको बनाया गया है। नियमों में परिवर्तन करने के बाद फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब टेंडर दाखिल कर सकेंगी। हालांकि चीन समेत पड़ोसी देशों को टेंडर दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। लागू किए गए नियमों में निविदा राशि को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अब -20 से -80 डिग्री तापमान पर स्टोर हो सकने वाली वैक्सीन के निर्माता भी इस टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन -20 से -80 डिग्री तापमान तक स्टोर करनी होती है। योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी में जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, इसी कड़ी में सूबे के अंदर बुलंदशहर में कोवैक्सीन के निर्माण को भी अनुमति मिली हुई है। कोवैक्सीन के निर्माण से भी बल मिलेगा। तो वहीं बात होगी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। इस प्रकार चारों धामों के कपाट अब खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मुख्य पुजारी रावल के साथ कुछ लोग भी मौजूद रहे हैं। कोविड को देखते हुए भक्तों के लिए भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा और दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य रूप से लगभग 8 कुंटल फूलों और मालाओं से मंदिर को सजाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश और प्रदेश के वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भोर की तस्वीरें हैं और इससे सुखद तस्वीरें और कोई नहीं हो सकती। कोरोना के साए में हिमालय की गोद में बसे चारों धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन आम लोगों को दर्शन की इजाजत नहीं होगी। ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, देश भर में कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत का सन्नाटा पसरा है। लेकिन इन सबसे इतर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खोल दिए गए। मां गंगा के डोले के साथ कपाट खुलने के इस सिलसिले की शुरुआत हुई तो हिमालय झूम उठा। फिर मां यमुनोत्री के कपाट खुले और बाबा केदारनाथ के कपाट को खोलने से पहले पूरे धाम को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया था, जिसके बाद बाबा केदारनाथ का धाम स्वर्ग जैसा लग रहा था। डमरू और घंटों की आवाज के बीच महामारी का खौफ टूटता नजर आया।
बाबा के धाम का नजारा ऐसा मानो जैसे साक्षात शिव अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर उतर आए हों और कह रहे हों सब ठीक हो जाएगा। केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुले हैं। कोरोना संक्रमण के कारण कपाट खोलने के दौरान भक्तों की भीड़ भी नजर नहीं आई। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कपाट खोलते समय सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं को इन धामों में आकर अभी दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन भक्त और भगवान के बीच की ये दूरी तकनीक खत्म करेगी। श्रद्धालु बाबा के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा पर भी कोविड का साया पड़ा है। पिछले साल नियमित समय से देर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा को इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाबा केदारनाथ के धाम के पट खुलने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उनसे अपील की कि वो अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करें। 4 धाम यात्रा को स्थगित करने की घोषणा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 29 अप्रैल को कहा था कि महामारी की वर्तमान स्थिति के बीच यात्रा का संचालन संभव नहीं हो पाएगा। भले ही भक्त और भगवान के बीच कोरोना के साए ने दूरी पैदा की हो, लेकिन तकनीकी ने इस दूरी को नगण्य कर दिया है। जनता टीवी भी आप सभी से ये अपील करता है कि घरों में रहकर बाबा का ध्यान करें और आस्था को इच्छा शक्ति में तब्दील कर दें, क्योंकि कोरोना से ये जंग इच्छा शक्ति से ही जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन कम हो रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद तेजी से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार में बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है। सूबे में अब कोरोना वायरस की रिकवरी की दर भी लगभग 90% हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 9,391 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना संक्रमितों के। इसके विपरीत इसके कहर से उबरने वालों की संख्या 23,445 थी। प्रदेश में 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस ने 285 लोगों की जान ले ली है। मौतों का आंकड़ा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड करीबन 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड भी उन्हें सीबीएसई बोर्ड के ही तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी विद्यालय निरीक्षकों से छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक और पूर्णांक बोर्ड की वेबसाइट पर मांगा है। ये सूचना मंगलवार यानी कि आज शाम तक अनिवार्य रूप से देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की इस साल 2021 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। आमतौर पर ये परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होती रही हैं, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाओं को लगातार टाला गया और 2 बार कार्यक्रम स्थगित करते हुए रद्द भी किए गए। तो वहीं जहां एक और यूपी सरकार छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अराजक तत्वों ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का फर्जी टाइम टेबल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फर्जी टाइम टेबल जानकारी पर यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला भी हैरत में पड़ गए। उसके बाद सचिव ने सोमवार को साफ किया कि ये फर्जी टाइम टेबल है, इसको संज्ञान में न लिया जाए। इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। तो एक तरफ तो सरकार खुशखबरी सुना रही है बच्चों को, दूसरी तरफ फर्जी टाइम टेबल लीक हो गया सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से कंफ्यूजन की सिचुएशन तो बनी ही बनी, साथ में निदेशक भी हैरान हो गए कि आखिरकार ये फर्जी टाइम टेबल आ कहां से गया। अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेते हुए तफ्तीश भी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अब माध्यमिक यूपी बोर्ड भी तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल के जो बच्चे हैं इंटर के, उनका जो छमाही जो इस तरीके से पेपर हुआ था उसका रिजल्ट मांगा है। यानी संकेत साफ साफ दिया गया है कि छमाही में जिस तरीके से बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है परीक्षा में, उसी तरीके से यूपी बोर्ड भी यह तैयारी करेगा कि बच्चे का रिजल्ट बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है करीब 30 लाख से भी करीब 30 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से एक बोर्ड ने एक बार फिर से एक बड़ा निर्णय लेने का फैसला बनाया। हालांकि इस मामले पर 20 मई तक इस फैसला आएगा। उम्मीद जताई जा रही कि 20 मई तक इस बात की घोषणा हो जाएगी कि आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं प्रमोट किए जाएंगे या फिर परीक्षाएं होंगी। उसी बीच आपने देखा किस तरीके से एक अराजक तत्वों ने एक परीक्षा का टाइम टेबल वायरल कर दिया फर्जी तरीके से। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद को एक खंडन प्रस्तुत करना पड़ा। खंडन किया कि इस मामले जो समय सारणी जो प्रसारित हो रही है हाई स्कूल इंटर की, वो फर्जी है और इस मामले पर जांच की जाएगी। जांच के बाद उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल बना पूजा वायरल होने के बाद समय सारणी की, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे जो घरों में कैद हैं, हालांकि पंचायत चुनाव सबसे जो था उसकी वजह से जो परीक्षा कार्यक्रम टला, उसके बाद कोरोना महामारी था, एक जो वायरल होने के बाद असमंजस की स्थिति थी। बच्चे घर में लेकर पढ़ाई तो जरूर की है, लेकिन वो तैयारी नहीं हो पाई थी जिस तरीके से परीक्षा की तैयारी होती है। ठीक उसी प्रकार से जब ये सूचनाएं मिली कि जो माध्यमिक शिक्षा तैयारी कर रहा है कि बच्चों का जो रिजल्ट छमाही का है वो मांगा गया है, तो यानी कहीं न कहीं उनके अंदर उम्मीद जागी कि एक बार फिर से शायद यूपी बोर्ड ये तैयारी बना रहा है कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, उनका जो रिजल्ट आएगा। उससे बड़ी बात पूजा, कुछ कहीं न कहीं बच्चों को असमंजस की स्थिति ये भी है कि छमाही में उनका परफॉर्मेंस जो जिन अभ्यर्थियों को अच्छा नहीं रहा था, वो पूरी तैयारी कर रहे थे कि जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। कहीं न कहीं पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है कि अगर ये छमाही की तर्ज पे अगर उसके अनुसार पर अगर रिजल्ट आएगा तो कहीं न कहीं उनको नुकसान भी कहीं न कहीं देखना पड़ेगा। अब ये देखना होगा पूजा। बिल्कुल अनूप, कुछ के लिए फायदा है, कुछ के लिए नुकसान है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि ये जो फर्जी टाइम टेबल जो है लीक किया गया था, ये कहीं ना कहीं जो है इस पर भी नकेल कसनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित सपा के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। आजम को आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उनका ऑक्सीजन स्तर भी सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी उन्हें कोविड वार्ड में ही रखा गया है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला खान को 9 मई को शाम के समय मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था कोरोना संक्रमण के चलते। तो वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भ्रम फैलाने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि अजय कुमार लल्लू प्रदेश सरकार के फैसलों को पढ़े बिना ही बयान देकर जनता में भ्रम फैलाते हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी के समय मृत हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुदान देने के मुद्दे पर कांग्रेस यही कह रही है और यही कर भी रही है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि सरकार पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों के कोरोना संक्रमण से मौत पर उनके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हर गांव में लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, गांवों में कोरोना और ब्लैक फंगस संक्रमण रोकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, न बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है और न ही दवाएं उपलब्ध हैं। सबसे दुखद और शर्मनाक तो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर पर्यटन मोड में है। अखिलेश ने कहा कि सरकार छलावे के धंधे से अपना काम चला रही है। भाजपा का ऐसा कलयुगी राज है जिसमें न जीते जी इलाज मिल रहा है और न ही मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार हो पा रहा है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार नजर बनाए हुए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी का स्वास्थ्य महकमा राम भरोसे है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल कोरोना के टेस्ट बढ़ाए जाएं। इसके अलावा गांव में एम्बुलेंस और अस्पताल की भी व्यवस्था को सरकार सुदृढ़ बनाए। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों का वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले दिए जा सकते हैं। तो गांवों में कोरोना की क्षमता को लेकर के भी उन्होंने कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को लेकर के भी सवाल किए हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। शहर के गोविंद नगर विधानसभा से भाजपा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के घर पर 3 युवकों ने बम से हमला कर दिया। बम की आवाज सुनकर पब्लिक ने दौड़कर तीनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। पकड़े गए युवकों के पास में अवैध तमंचा और बम बरामद हुआ है। तो वहीं विधायक पर हमले की खबर से कई भाजपाई पुलिस चौकी पहुंच गए और पुलिस से अभद्रता करने के साथ साथ आरोपियों से मारपीट करने की कोशिश भी करने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं, देर शाम की तस्वीरें हैं। रोज शाम को इसी समय पर यहाँ अपने घर के बाहर टहलता हूँ और मैं टहल करके जैसे ही अपने दरवाजे के अंदर गया तो यहाँ बड़ी तेज आवाज आई, यहीं पे बम फेंका गया, यहीं पर कट्टा वो हुआ और कट्टा पकड़ा गया और 3 लोग यहाँ दौड़ा करके पब्लिक में पुलिस ने पकड़ा। ये मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कैसी घटना मेरे घर के बाहर। मैं भी थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आशंका के कारण से कोई ऐसी बात हो। तो युवकों के पास से अवैध तमंचा मिला है, साथ में बम भी बरामद हुआ है। घटना के बाद सभी सख्ते में भाजपा विधायक के घर पर बम से हमला किया गया था। विधायक सुरेंद्र मैथानी के घर पर बम से हमला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव श्रीवास्तव संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गोविंद नगर से जो भाजपा के विधायक है सुरेंद्र मैथानी, वो रात्रि को भोजन करने के बाद अपने घर के ही पास बने पार्क में टहलने के लिए जाते हैं। क्योंकि कल वो थोड़ा उनको अस्वस्थ लग रहे थे तो वो जल्दी अपने घर पर आ गए और जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश करने लगे वैसे ही उनके गेट के बाहर कुछ युवकों ने बमबाजी कर दी, जिससे विधायक तो दहशत में आ गए। लेकिन बम की आवाज सुनकर पब्लिक ने तीनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद जो विधायक पर यह हमले की बात थी वो आग की तरह फैल गई और कई भाजपाई इकट्ठा होकर पांडु नगर पुलिस चौकी। अभिनव, अभी क्या कोई रीजन पता चल पाया है क्या, क्यों यह हमला किया गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू हो गई है, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर ने मीडिया से दूरी बना रखी है और पुलिस मीडिया सेल भी मीडिया को कोई जानकारी देने में अभी आनाकानी कर रहा है, जिसकी वजह से देर रात तक और सुबह तक सिर्फ ये जानकारी लग पाई कि पुलिस जांच कर रही है और सिर्फ जांच कर रही है। जिस तरह से कानपुर में कमिश्नरी लागू है, कई आईपीएस शहर में पोस्ट किए गए हैं। आपको बता दूं कि कानपुर में इस समय कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलाकर लगभग 15 आईपीएस पोस्ट हैं कानपुर कमिश्नरी के 34 स्थानों के लिए। लेकिन जिस तरह से अपराधी बेलगाम है, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल अभिनव, पूरा अमला तैनात किया गया है लेकिन एक वजह का पता नहीं लगाया जा सका है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर के चमनगंज क्षेत्र में सपा विधायक इरफान सोलंकी और पुलिस कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद विधायक इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ कमिश्नर को ज्ञापन देने उनके कार्यालय भी पहुंच गए। विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की करी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक का कहना है कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय कमिश्नर ने विधायक का चालान करने पर पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है। विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी फोटो खींचकर जबरन चालान कर रहे हैं, जो सरासर गलत बात है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।